MCQs related to COPD. फर्स्ट MCQ इज़ कि अगर एक पेशेंट में सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री हो और उसके बाद प्रोडक्टिव कॉफ हो तो ये COPD का केस है। प्रोडक्टिव कॉफ शो करता है कि COPD में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ऑप्शन में एम्फाइसीमा भी था लेकिन प्रोडक्टिव कॉफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होती है। ठीक है, अगर एक स्मोकर उसमें फीवर कॉफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री है, ठीक है, और प्रोडक्टिव कॉफ की हिस्ट्री हो, स्मोकर है, तो COPD होगा। ठीक है, COPD में FEV1/FVC रेशो कम होती है। ब्रोंकियोएक्टेसिस से रिलेटेड इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये MCQ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्रोंकियोएक्टेसिस इज HRCT स्कैन। ठीक है, इस CT स्कैन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। एक्सरे पे भी डायग्नोज करते हैं लेकिन HRCT इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये सिनेरियो इस तरह से भी आया है कि एक फ़ीमेल है, वेरिएबल ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और क्लबिंग। जितनी भी लंग डिसऑर्डर्स हैं इनके अंदर डिजिटल क्लबिंग ब्रोंकियोएक्टेसिस में होती है और इसमें बायलैटरल क्रेप्ट्स हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? डिजिटल क्लबिंग और प्रोडक्टिव कॉफ और डिस्निया, ये ब्रोंकियोएक्टेसिस में होता है। तो इन पेशेंट्स में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी HRCT। ठीक है, ब्रोंकियोएक्टेसिस के पेशेंट में क्योंकि कॉफ प्रोडक्टिव कॉफ होती है और स्पुटम एक हाफ पोस्चर में ड्रेन होता है तो इनके अंदर पोस्टरल ड्रेनेज भी होती है। ठीक है, जब भी पोस्टरल ड्रेनेज का वर्ड लिखा होगा दैट विल बी ब्रोंकियोएक्टेसिस। ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसमें कॉफ है, प्रोडक्टिव कॉफ है अलॉन्ग विद वीज और टेबल स्पून फुल ऑफ म्यूकोप्रोलेंट स्पुटम, मीन काफ़ी ज़्यादा स्पुटम आ रहा है बाहर, तो वो ब्रोंकियोएक्टेसिस का केस होगा। प्लूरल इफ्यूजन से रिलेटेड MCQs, फर्स्ट इज़ कितना फ्लूइड एटलीस्ट होना चाहिए कि वो एक्सरे पे डिटेक्ट हो सके? एटलीस्ट 200 ml फ्लूइड होना चाहिए कि हम उसको लंग्स के अंदर कि हम उनको एक्सरे पे डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, अगर एक पेशेंट में पल्मोनरी अडीमा हो तो उसके लिए कौन सी हम ड्रग देंगे? डायरेटिक्स देंगे, फिरोसामाइड इट इज़ यूजली प्रेफर्ड। एक पेशेंट है उसमें डिस्निया है और ट्रेकिया हेल्दी साइड पे शिफ्ट हो गया, मीन के ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि जिस तरफ डिजीज़ है उसमें कोई फ्लूइड होगा या कोई एयर होगी, इसीलिए वो ट्रेकिया को दूसरी तरफ को शिफ्ट कर देता है। और दूसरा, परकशन नोट भी डल है, जब भी कोई फ्लूइड होता है परकशन नोट डल होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये पल्मोनरी अडीमा का केस है, मतलब लंग्स के जो राइट लंग है उसके अंदर पल्मोनरी अडीमा हुआ है, उसने ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह से इसको डायग्नोज करेंगे। अगर प्लोरेटिक फ्लूइड में प्लूरल कैविटी के में जो फ्लूइड है उसमें मोर देन 3% से ज़्यादा प्रोटीन्स होंगी, तो प्रोटीन्स अगर ज़्यादा होंगी उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सुडेट। ठीक है, और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन किन कंडीशंस में होती है? ये SLE में होती है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ये भी MCQ है, ये मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। One of the cause of pulmonary embolism is rheumatoid arthritis, means rheumatoid arthritis की वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन होती है। ये प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, rheumatoid arthritis की वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन होती है। तो अब उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? तो rheumatoid arthritis को एंटी CCP सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, इससे हम डायग्नोज करते हैं। इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है rheumatoid arthritis के लिए। ठीक है, पल्मोनरी अडीमा को हम कैसे मैनेज करेंगे? ये सभी ऑप्शंस में थे। हम उसके लिए ऑक्सीजन भी देंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी करेंगे, डायरेटिक्स भी देंगे और ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स भी देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन वाज ऑल। तो सारी चीज़ें ही हम देते हैं पल्मोनरी अडीमा की मैनेजमेंट के लिए। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मैंने आपको अभी बताया, SLE, रिमाटॉइड आर्थराइटिस और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में होती है। और हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन मीन ब्लड प्लूरल फ्लूइड में कब होता है? जब ट्यूबरक्लोसिस हो या जब कोई भी कैंसर हो या पल्मोनरी इन्फॉक्शन हो। ठीक है, देन सार्कोडोसिस से रिलेटेड, अगर सार्कोडोसिस के पेशेंट में हमेशा हाइलर लिम्फोडिनोपैथी ज़रूर होती है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है सार्कोडोसिस का। ठीक है, तो एक फ़ीमेल है उसमें स्किन के ऊपर रेज्ड लियंस है, कफ है, आर्थ्रेल्जिया है, हाइलर लिम्फोडिनोपैथी अलॉन्ग विद एरिथेमा नोडोजम। तो डायग्नोसिस क्या होगा? सार्कोडोसिस। एस्थमा से रिलेटेड फर्स्ट MCQ इज ऑल आर द फीचर्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा एक्सेप्ट
ये सारे ही एस्थमा के फीचर्स हैं, इनमें से सिर्फ सिंकोपी ये इसका फीचर नहीं है। एस्थमा में चेस्ट भी साइलेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट 33% से कम होता है। सिंकोपी एस्थमा में नहीं होती। कौन सी ड्रग एस्थमा को एक्सरबेट करती है या एस्थमा कॉज करती है? एस्पिरिन और मेथाकोलिन। ये डिफरेंट एमसीक्यूज थे कि मेथाकोलिन एस्थमा को एक्सरबेट करती है और कौन सी ड्रग एस्थमा कॉज करती है? एस्पिरिन। अगर एक पेशेंट को एस्थमा है तो हम कौन सी ड्रग नहीं देंगे? उसमें स्टीरॉयड्स भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, ब्रोंकोडायलेटर फ्लूइड्स भी देंगे, बेंजोडाइजापीन पेशेंट को नहीं देंगे। अगर एक पेशेंट एस्थमाटिक पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करे और साल्ब्यूटामोल मींस के नेबुलाइज़र को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो उसके लिए अब ड्रग ऑफ चॉइस अब कौन से अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ऑक्सीजन उसको हम देंगे। अगर ब्रोंकोडायलेटर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा एस्थमाटिक पेशेंट तो उसमें फिर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए एस्थमा के लिए लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को स्टीरॉयड्स के साथ कंबाइन करके पेशेंट को देते हैं। ये अलोन नहीं देते, कि एक पेशेंट को लाबा दे दिया, एक को स्टीरॉयड दे दिया, इस तरह नहीं करते। अगर कंबाइन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। एस्थमा को कंफर्म करने के लिए हम लंग फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसमें हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है। लंग कैंसर से रिलेटेड ये 3 MCQs हैं। लंग कैंसर में एडिनोकार्सिनोमा कितने % होता है? 35 to 45%। लंग कैंसर में हार्सनेस ऑफ वॉइस क्यों होती है? आवाज़ भारी क्यों होती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के डैमेज की वजह से। और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर अगर लंग में कोई हो तो उसको हम कार्सिनॉइड ट्यूमर कहते हैं।